हेलो माय डियर एमडीएस कैसे हैं आप सब। तो आज से हम डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट है आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। जी हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी है और इसी तरीके से बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट भी है ये डी फार्मा फर्स्ट ईयर में। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हो कि डी फार्मा फर्स्ट ईयर का जो सबसे ज़्यादा टफेस्ट सब्जेक्ट जिसको मैं समझता हूँ स्टूडेंट्स के लिए, वो कौन सा सब्जेक्ट है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, बट कोई नहीं, काफ़ी अच्छे से इसको कवर अप करने की हम पूरी कोशिश करेंगे। सो दैट फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट को आज हम कवर अप करेंगे। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट को आज हम कवर अप करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं इसका सिलेबस। ठीक है, तो फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का सिलेबस, क्योंकि अगर हम पढ़ लेंगे तो सो दैट काफ़ी अच्छे से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि बेसिकली हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें सिलेबस में मेंशन है। तो ये है आपका न्यू सिलेबस फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, थ्योरी का हम सिलेबस यहाँ पर देख रहे हैं। यू कैन सी दैट चैप्टर फर्स्ट है यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इसमें बेसिकली देखो हमें क्या पढ़ना है, हमें स्कोप पढ़ना है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। सबसे पहले हमें ये जानना है कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है। ठीक है, फिर हमें इसका स्कोप पढ़ना है कि भाई इसका स्कोप क्या है। ठीक है, क्यों हमें ये पढ़ना चाहिए, इसको पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ठीक, इसी तरीके से हम पढ़ेंगे एरर्स के बारे में। एरर्स जो है अभी हम जान लेंगे। ठीक है, एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स के बारे में हम जानेंगे, एक्यूरेसी के बारे में, प्रिसिजन के बारे में और सिग्निफिकेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आज का जो हमारा ये लेक्चर है, ठीक है, इसमें हम यहाँ तक जितना आपका ये सिलेबस है इसको हम कवरअप करेंगे। यानी कि चैप्टर फर्स्ट को हम 2 लेक्चर्स में कवरअप करेंगे। ठीक है, 2 लेक्चर्स में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का हम इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका स्कोप पढ़ेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फिर हम सोर्स एंड टाइप्स ऑफ एरर्स पढ़ेंगे, एक्यूरेसी, प्रिसिजन और सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा यानी कि चैप्टर फर्स्ट का जो आपका सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ेंगे इम्प्यूरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स का पूरा जो ये टॉपिक है। ठीक है, सो दैट लेक्चर को करते हैं हम स्टार्ट। थोड़ा सारा और मैं, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है आज का हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, सो दैट आपको थोड़ा सारा ओवरव्यू करा देता हूँ सिलेबस का, जिससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि बेसिकली आपको क्या क्या पढ़ना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि चैप्टर फर्स्ट को हमने रिव्यू कर लिया। ठीक है, इम्प्यूरिटीज़ वगैरह हमने और जो लिमिट टेस्ट वगैरह हैं ये सब चीज़ें पढ़नी रहती हैं, एरर्स वगैरह चैप्टर फर्स्ट में। इसके बाद में जो चैप्टर सेकंड है उसमें हमें वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस पढ़नी रहती है, जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन है, नॉन एक्वस टाइट्रेशन है, रिडॉक्स टाइट्रेशन है। ठीक है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, उसका प्रिंसिपल मेथड, ये सारी चीज़ें पढ़नी रहती हैं। इसके बाद में जो इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल्स हैं वो हम पढ़ते हैं चैप्टर 3 में। ठीक है, जिसमें ह्यूमैनिटिक्स हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स हैं, टॉपिकल एजेंट्स हैं, यानी कि आप समझ सकते हो। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल एजेंट्स यानी कि वो ड्रग्स या वो एजेंट्स जो कि हमारी जीआईटी पर, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट पर, यानी कि हमारे स्टमक पर और हमारी जो इंटेस्टाइंस हैं, ठीक है, उस पर वर्क करती हैं। टॉपिकल एजेंट्स जो कि टॉपिकली अप्लाई किए जाती हैं। ठीक है, क्रीम्स वगैरह जेल्स इसमें आ जाती हैं। इसी तरीके से डेंटल प्रोडक्ट्स जो कि एक तरीके से मतलब जो डेंटल जो डीके है या टूथेक है, ठीक है, इन सारी चीज़ों में जो यूज़ होती हैं, मेडिसिनल गैसेस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं। चैप्टर 4 में हम बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर यानी कि नामकरण ऑर्गेनिक केमिकल सिस्टम्स का। ठीक है, किसके साथ में? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के साथ में, जिसमें लगभग 3 रिंग्स तक, ठीक है, जो कंटेन करती हैं। अब इसमें हमें बेसिकली स्टडी करनी है उन फॉलोइंग कैटेगरीज़ की। उन फॉलोइंग कैटेगरीज़ की हमें स्टडी करनी है बेसिकली, जिसके ऊपर ये जो स्टार टाइप का ये निशान आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, जिसके ऊपर ये स्टार जो है बना हुआ है। देखो यहाँ पर हाइड्रोक्लोराइड पर बना हुआ है। ठीक है, और इसी तरीके से थायोपेंटोल सोडियम पर बना हुआ है, डेस्पाम पर बना है, एल्प्राजोलम पर बना हुआ है। तो जिस जिस ड्रग पर स्टार बना हुआ है उसका हमें केमिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है उसका? हमें केमिकल स्ट्रक्चर भी पढ़ना है। देखो सुनो, ठीक, स्टडी करनी है हमें फॉलोइंग कैटेगरी की मेडिसिनल कंपाउंड्स की विद रेस्पेक्ट टू क्लासिफिकेशन के साथ में केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, केमिकल स्ट्रक्चर ये सब किसका? वो कंपाउंड जो कि मार्क्ड हैं किसके साथ में? स्टार के साथ में। यूजेस हमें पढ़ने हैं, स्टेबिलिटी पढ़नी है, स्टोरेज कंडीशंस पढ़नी है, डिफरेंट टाइप्स की फॉर्मुलेशंस और उनका पॉपुलर ब्रांड नेम जो हैं वो बेसिकली हमें पढ़ने रहते हैं इसमें। ठीक है, सो दैट चैप्टर 5 में देखो जैसे आप देख सकते हो एनेस्थेटिक्स हैं, सिडेटिव्स, हिप्नोटिक्स हैं, एंटीसाइकोटिक्स हैं, एंटी कन्वल्सेंट्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। इसी तरीके से वो ड्रग्स जो कि हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पर, एएनएस पर जाकर वर्क करती हैं, जैसे कि सिम्पैथो मिमेटिक एजेंट्स हैं। ठीक है,
और इसी तरीके से एडिनर्जिक एंटागोनिस्टिक्स हैं, कॉलिनर्जिक ड्रग्स हैं और उससे रिलेटेड एजेंट्स हैं, ठीक है, कॉलिनर्जिक ब्लॉकिंग एजेंट्स हैं। फिर हमें वो ड्रग्स हमें पढ़ने हैं जो कि हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पर जाकर एक्ट करती हैं, यानी कि हमारे हार्ट पर जाकर एक्ट करती हैं, ठीक है, जैसे कि एंटी अरिथमिक ड्रग्स हैं, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हैं। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग देखो वर्ड में छुपा हुआ है, यानी कि ब्लड प्रेशर जब बढ़ जाता है उसको रिड्यूस करने के लिए जो ड्रग्स दी जाती है एंटी है। सिमिलरली इसी तरीके से सब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेंशन है। एंटी एंजाइनल एजेंट्स हमें इसमें पढ़ने रहती है। फिर चैप्टर 8 में हमें पढ़ना है डायूरेटिक्स, ठीक है। चैप्टर 9 में हमें पढ़ना है हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स, ठीक है। चैप्टर 10 में हमें पढ़ना है एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स, ठीक है। इसी तरीके से हमें एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स पढ़ना है चैप्टर 11 में। चैप्टर 11 में देखो काफ़ी ज़्यादा मतलब बड़ा चैप्टर है ये। इसमें एंटी फंगल एजेंट्स हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स हैं, एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट्स हैं, इसी तरीके से एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, सल्फोनामाइड्स, ये सब हमें पढ़ना रहता है। चैप्टर 12 में हमें पढ़ना है एंटीबायोटिक्स, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन्स वगैरह, ये सारी जितनी भी हैं, पेनिसिलिन वगैरह सब हमें इसमें पढ़ने रहती हैं, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। सो दैट चैप्टर 13 जो होगा हमारे लास्ट चैप्टर, उसमें हमें इसमें पढ़ना रहता है एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स, यानी कि ऐसे एजेंट्स जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट में जिनका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, जैसे कि विनब्लास्टिन है, ठीक है, इसी तरीके से फ्लोरोयूरेसिल है, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सो दैट आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना, ठीक है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ। ये मत सोचना कि एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल जब एंड पॉइंट पर हम आ जाएंगे तब हम जो है करना स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा परेशानी पड़ जाएगी। यू कैन सी दैट कितने बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, उनमें कितने बहुत सारे ड्रग्स हैं। सारे ड्रग्स का आपको क्या क्या पढ़ना है, देखो क्या क्या पढ़ना है आपको ड्रग्स का, ठीक है। समझो इस चीज़ को, सारी चीज़ें देखो यहाँ पर लिखी हुई, उनका क्लासिफिकेशन, केमिकल नेम, केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, यूजेस, स्टेबिलिटी, स्टोरेज कंडीशन, डिफरेंट टाइप के फॉर्मुलेशंस, उनके पॉपुलर ब्रांड नेम, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें बेसिकली पढ़नी रहती हैं। और जिन जिन पर ये जो यहाँ पर स्टार जैसा आपको बना हुआ दिख रहा है, ठीक है, जिन जिन पर आपको स्टार बना हुआ दिख रहा है, यू कैन सी दैट इस पर है, इस पर है, इस पर है, ठीक है, इनका आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह भी पढ़ने हैं। सो दैट वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज हम ये जो आपके नया सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। सो दैट स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर फर्स्ट को, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यस। तो भाई क्या होता फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री आप जानते हो किसके बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली हम केमिकल्स के बारे में पढ़ते हैं केमिस्ट्री में, ठीक है। कोई भी ड्रग है, ठीक है, मैंने आपको फॉर एग्जांपल कोई भी टैबलेट दी किस चीज़ की, बुखार की, तो उसमें कौन सा उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पड़ा हुआ है, उसका नाम है पैरासीटामोल, सिंपल सी बात है, ठीक है। और भी जो भी कोई भी ड्रग है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई भी ड्रग दी, ठीक है, तो उसके अंदर बेसिकली केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन कौन से प्रेजेंट हैं, ये सारी की सारी चीज़ें, उनके स्ट्रक्चर्स, ये सब हमें पढ़ना रहता है बेसिकली फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। इसीलिए हम इसको बोलते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री, ठीक है। मेडिसिनल केमिस्ट्री के मेडिसिन्स में जो हमारे यूज़ हो रहे हैं केमिकल्स और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ड्रग्स, उनको बेसिकली क्या पढ़ा जाता है, किस में पढ़ा जाता है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, ठीक है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिनल केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है ये, ठीक है, जस्ट वेट मैं, यस, ये केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच है विच डील्स, जो कि डील करती है किसके साथ में, डिज़ाइन के साथ में, ड्रग के डिज़ाइन के साथ में, और सिंथेसिस करती है बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल जो कि बायोलॉजिकली एक्टिव हैं, हमारी बॉडी पर जाकर डायरेक्ट फार्माकोलॉजिकल एक्शन वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल है, पैरासीटामोल जब हम इंटेक करेंगे, जब हम पैरासीटामोल टैबलेट खाएंगे, सो दैट उसमें से जो वो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो पैरासीटामोल, ठीक है, वो डायरेक्ट क्या है, क्योंकि बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो डायरेक्ट जाएगा, वो अपना रेस्पॉन्स जनरेट करेगा बेसिकली, ठीक है, फीवर को कम करेगा, टेम्परेचर को रिड्यूस करेगा, ये सारी चीज़ें, ठीक। जो सिंथेसिस होती है इसमें किसकी, बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स की हम सिंथेसिस करते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। इसी तरीके से हम इसको कहते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक है। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई हम इसमें सिंथेसिस करते हैं बायोलॉजिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स की, ठीक है, डील करती है ड्रग डिज़ाइन के साथ में। सिंपलर वर्ड्स में अगर हम कहें, आसान शब्दों में अगर हम कहें, तो वी कैन ऑल्सो डिफाइन एज द केमिस्ट्री, का हम केमिस्ट्री को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि ऐसी केमिस्ट्री है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इन विच, जिसमें द डिस्कवरी ऑफ न्यू केमिकल्स, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्कवरी करते हैं न्यू केमिकल्स की, जो नए केमिकल्स हैं उनकी खोज करते हैं, और थेरेपेटिक यूजेस ऑन दी ऑर्गेनिज्म, और उसका उस नए केमिकल का जो थेरेपेटिक यूज़ क्या आ रहा है किसी ऑर्गेनिज्म पर। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी नया ड्रग खोजा, ठीक है,
आप ऐसा समझो किसी नए ड्रग को हमने डिस्कवर किया, ठीक है, उसकी हमने खोज की, अब वो हमें ड्रग मिल गया, हमने केमिकल बना लिया, अब हम उसको यूज़ करेंगे किसी ऑर्गेनिज्म पर, फॉर एग्जांपल किसी रैट पर, रैबिट पर, ठीक है, बहुत सारे मतलब एनिमल्स वगैरह पर हम इसको क्या करते हैं, टेस्ट करती हैं। उसके थेरेपेटिक यूजेस हम देखते हैं किस पर, ऑर्गेनिज्म पर, ठीक है। इट ऑल्सो इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ ड्रग। और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है कि भाई इन्वॉल्व होती है स्टडी ऑफ ड्रग में, यानी कि हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में ड्रग के बारे में पढ़ते हैं, ड्रग की डिस्कवरी के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे नए ड्रग्स, ठीक है, उनकी डिस्कवरी हो रही है, कैसे मतलब सारी चीज़ें, और एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, कि ड्रग का एब्जॉर्प्शन किस तरीके से हो रहा है, और क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है, यानी कि सारी चीज़ें होने के बाद में अब क्वालिटी को एश्योर करना है कि हाँ भाई अब ये जो हमने दवाई बनाई है, ये जो हमने ड्रग बनाई है, ये जो हमने फॉर्मुलेशन, टैबलेट, कैप्सूल, एलिक्सर, सिरप, जो भी हमने सस्पेंशन, जो भी हमने फॉर्मुलेशन बनाई है, ये अब क्वालिटी एश्योरेंस है, यानी कि इसको मार्केट में लाया जा सकता है, ये सेफ़ है, इफेक्टिव है, ठीक है, बॉडी पर जाकर अच्छा रेस्पॉन्स करेगी, साइड इफ़ेक्ट्स इसके कम से कम है, ठीक है। सो दैट ये है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अब देखो सुनो, फार्मास्यूटिकल एड्स क्या हैं और उनका यूजेस क्या है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स में भी मैंने आपको बताया था, इसका पूरा चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स में, ठीक है। फार्मास्यूटिकल एड्स क्या होती हैं? फार्मास्यूटिकल एड्स वो सब्सटेंस होती हैं जो कि हमें ड्रग्स के साथ में दिए जाती हैं। अब इसका एग्जांपल आप कुछ इस तरीके से समझो कि फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि भाई आपको एक चम्मच मैं हल्दी दूं, ठीक है, और मैं आपको कहूं कि भाई इसको एक चम्मच हल्दी को अपने मुंह में डालो, ठीक है, और ऊपर से पानी पी लो, तो आप क्या ऐसा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो जो हल्दी है, ठीक है, वो ड्रग तो है, हम उसको ड्रग मान रहे हैं, ठीक है, वो ड्रग तो है, वो जाकर आपकी बॉडी में जो दर्द है उसको कम तो करेगी, लेकिन आप उसको ऐसे ही नहीं ले सकते। इसीलिए ड्रग तो है हमारे पास, कोई भी ड्रग है, ठीक है, लेकिन उस ड्रग को हम ऐसे ही नहीं ले सकते, ठीक है। जिस तरीके से हम हल्दी को ऐसे ही नहीं ले सकते, हल्दी को हमें लेने के लिए, हल्दी खाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि भाई एक चम्मच हम हल्दी लेंगे, उसको हम दूध में घोलेंगे, एक गिलास दूध में हमने उसको घोला जिससे वो खाने योग्य बन जाए, ठीक है, खाने के लायक बन जाए, ठीक है। सो दैट वो जो मिल्क हुआ वो क्या हुआ? फार्मास्यूटिकल एड हुआ, ठीक है। यानी कि फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे एजेंट्स होते हैं, ऐसे, ठीक है, ड्रग्स होते हैं जिसका कोई या बहुत कम लिटिल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, यानी कि हमारी बॉडी पर जाकर ये बिल्कुल या बहुत ना के बराबर, ठीक है, क्या देते हैं? फार्माकोलॉजिकल एक्शन देते हैं, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट देते हैं, बट दे आर एसेंशियली यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। लेकिन ये हमारी जो फार्मास्यूटिकल ड्रग्स हैं उनमें, उनकी प्रिपरेशन में एसेंशियली यूज़ होती हैं। अब देखो इसका एग्जांपल आप ऐसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल कलरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है, बाइंडिंग एजेंट है, तो ये सारे के सारे एजेंट्स क्या हैं? ये सारे के सारे एजेंट्स कहलाते हैं फार्मास्यूटिकल एड्स। अब एक ड्रग ऐसी है कि बहुत ज़्यादा कड़वी है, ठीक है, जिस तरीके से आप हल्दी ऐसे नहीं खा सकते, इसी तरीके से उस ड्रग को भी आप ऐसे नहीं खा सकते, बहुत ज़्यादा कड़वी है, अगर आप उसको जीभ पर भी रखोगे तो एकदम से उल्टी हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ठीक है। हमने क्या करा भाई, उस ड्रग में हमने कुछ स्वीटनिंग एजेंट डाल दिए, ठीक है, थोड़ा सारा मीठा करने के लिए, ठीक है, उस पर हमने कोटिंग कर दी, फिर हमने उसको ऊपर कलरिंग एजेंट डाल दिया, उसका अंदर हमने फ्लेवरिंग एजेंट डाल दिया। अगर कोई ड्रग ऐसा है बहुत ज़्यादा कड़वा है, उसका हमें सिरप बनाना, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई उस ड्रग में हम स्वीटनिंग एजेंट डाल देंगे, ठीक है, उस ड्रग में हम फ्लेवरिंग एजेंट डाल देंगे, अच्छे से फ्लेवर, पाइनएप्पल फ्लेवर, एप्पल फ्लेवर, मैंगो फ्लेवर, चॉकलेट फ्लेवर, वैनिला फ्लेवर, ये फ्लेवर्स हम उसमें डाल सकते हैं। फ्लेवरिंग एजेंट, कलरिंग एजेंट हम उसमें डाल सकते हैं, ठीक है, स्वीटनिंग एजेंट हम उसमें डाल सकते हैं ताकि कि वो खाने योग्य बन जाए, ठीक है। प्रिजर्वेटिव्स हम उसमें डाल सकते हैं ताकि कि हमारे ड्रग ख़राब ना हो। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, कलरिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट, बाइंडर्स, ठीक है, बाइंडिंग एजेंट्स और प्रिजर्वेटिव्स, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? फार्मास्यूटिकल एड्स कहलाती हैं, जिनका कोई फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारी बॉडी में नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एसेंशियली यूज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। किसकी प्रिपरेशन में? फार्मास्यूटिकल ड्रग्स की प्रिपरेशन में। फॉर एग्जांपल जैसे कि यूज़ होता है इन द प्रिपरेशन ऑफ टैबलेट्स बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, इंजेक्शन बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, सिरप्स बनाने के लिए, एलिक्सर्स बनाने के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं, देखो ऑब्जेक्टिव्स या इंपॉर्टेंस या एम, या हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। देखो सारे के सारे वर्ड यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है, यानी कि आपके सिलेबस में मेंशन क्या किया गया है? आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, लेकिन ऑब्जेक्टिव्स का दूसरा नाम इंपॉर्टेंस भी होता है और इसको हम एम भी कहते हैं, इसको हम सिग्निफिकेंस भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन एग्जाम में,
ठीक है, क्वेश्चन आता है कि सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, तो आप सोचोगे कि यार ये तो बड़ा अजीब ही क्वेश्चन आ गया, तो समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, पता है आपको, आपने याद भी करा है आंसर, ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता भी हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बजाय क्या कर दिया, सिग्निफिकेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कर दिया, या इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कर दिया, या एम ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कर दिया। ठीक है, तो चाहे ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ आए, ठीक है, तो चाहे तो ऑब्जेक्टिव लिखा हुआ आए, या इंपॉर्टेंस लिखा हुआ आए, या एम लिखा हुआ आए, या फिर आए सिग्निफिकेंस लिखा हुआ। ठीक है, आंसर आपको क्या लिखना है, आंसर आपको यही उसमें लिखना है। ठीक है, अब देखो समझो काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, क्यों हमें ये पढ़ना चाहिए। ठीक है, टू एनहेंस द नॉलेज ऑफ फार्मेसी स्टूडेंट्स, फार्मेसी स्टूडेंट्स हो आप, ठीक है, फार्मासिस्ट हो आप, डी फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, बी फार्म के स्टूडेंट्स हैं, एम फार्म के स्टूडेंट्स हैं, तो उनकी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए इन द सिंथेसिस ऑफ रॉ केमिकल, जो रॉ केमिकल्स की सिंथेसिस में, ठीक है, फार्मेसी स्टूडेंट्स की नॉलेज को बढ़ाने के लिए, एनहेंस करने के लिए बेसिकली इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट क्या है, टू एनहेंस द नॉलेज ऑफ आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, आइसोलेशन की नॉलेज, आइसोलेशन की जानकारी, प्यूरिफिकेशन की जानकारी, इसको एनहेंस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टू इंक्रीज़ द स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स की, छात्रों की स्किल्स को, ठीक है, उनकी काबिलियत को, उनकी स्किल्स को, उनके टैलेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, फॉर हैंडलिंग, क्या करने के लिए भाई, ताकि वो हैंडल कर सकें वेरियस केमिकल्स को, गिलास वेयर्स को, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, ठीक है, इन सारी चीज़ों को। ठीक, टू एनहेंस द स्टूडेंट्स इन डीलिंग विद जॉब, विद देयर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ एज केमिकल एनालिस्ट इन द केमिकल इंडस्ट्रीज़, ताकि कि स्टूडेंट्स को एनहेंस किया जाए डील करने में उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के साथ में, ठीक है, केमिकल एनालिस्ट के तौर पर केमिकल, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में। इसी तरीके से क्या इसका इंपॉर्टेंस है, टू एनहेंस द स्किल ऑफ स्टूडेंट्स रिगार्डिंग द लेवलिंग ऑफ द वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जो वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी लेबलिंग के बारे में, ठीक है, लेबलिंग के बारे में, ठीक है, उनके अंदर स्किल्स को प्रोड्यूस करना, एनहेंस करना, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से एनहेंस करना है स्टूडेंट्स की स्किल को रिगार्डिंग द लेबलिंग ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, तो ये यहाँ पर डबल हो गया है पॉइंट। ठीक है, बट कोई नहीं, सो दैट नेक्स्ट अब हमारे इसमें आता है स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, क्यों हमें भाई फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ना चाहिए, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, अगर हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो उसके बाद हमें क्या फ़ायदा होगा, इसको हम पढ़ते हैं किस में, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। तो अच्छे से समझो इस चीज़ को। You can see that students can choose the various fields of pharmaceutical chemistry which are as follows। ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को पढ़ने के बाद में, ठीक है, वो स्टूडेंट चूज़ कर सकता है, चुन सकता है वेरियस फील्ड्स को। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट कैन गो थ्रू विद द मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग। ठीक है, स्टूडेंट जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग या पैकेजिंग की किस में, फील्ड में। फॉर एग्जांपल कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, ठीक है, तो उसमें जो ड्रग्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, पैकेजिंग हो रही है, उसमें स्टूडेंट जा सकता है। इसी तरीके से कैन गो थ्रू विद रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट की फील्ड में स्टूडेंट जा सकता है। इसी तरीके से कैन डू फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, किसी नए ड्रग का डेवलपमेंट करना, किसी नए ड्रग की खोज करना, उसकी फॉर्मुलेशन करना, ये एक स्टूडेंट कर सकता है। इन हॉस्पिटल एज अ फार्मासिस्ट के तौर पर जॉब कर सकता है। ठीक है, एज अ क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर जॉब कर सकता है। ठीक है, यू कैन ऑल्सो टीच इन द कॉलेजेस इफ़ यू हैव डन इन मास्टर्स इन पार्टिकुलर सब्जेक्ट्स। ठीक है, अगर आपने क्या कर लिया, मास्टर्स कर लिया फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में, सो दैट आप टीच कर सकते हो, पढ़ा सकते हो कॉलेजेस में। ठीक है, यू कैन ऑल्सो बिकम द ड्रग इंस्पेक्टर, और आप इवन द ड्रग इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। ठीक है, तो ये है स्कोप किसका, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर एरर के बारे में। ठीक है, एरर देखो, एरर समझो क्या चीज़ है। ये जो वर्ड है ना एरर, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी टॉपिक है, 2 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है ये एग्ज़ाम में। ठीक है, एरर देखो क्या है, एरर, एरर इज़ डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई मेज़रमेंट है। ठीक है, हमारे पास कोई मेज़रमेंट है, कैलकुलेटेड एक्चुअल वैल्यू है हमारे पास, कोई मेज़रमेंट है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, अब हमने जो वैल्यू कैलकुलेट करी है उसके अंदर कुछ डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, उसकी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कुछ डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे एरर, उसको हम बोलेंगे एरर। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसे, एरर। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। फॉर एग्जांपल
आप गए फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब में, ठीक है। अब लैब में वहाँ पर आपने लिया कोई भी, आपने बेकर ले लिया या कोई भी आपने, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने कोई बेकर ले लिया, ठीक है। उस बेकर में, ठीक है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास लिखी हुई है, ठीक है, कॉपी में हमारे पास एक्चुअल वैल्यू लिखी हुई है। लेकिन जब हमारा जो भी प्रोडक्ट है या जो भी हम वहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद में जो हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है, उसके बीच में और एक्चुअल वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसकी फिजिकल क्वांटिटी में, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एरर, ठीक है। सिंपलर वर्ड में, आसान शब्दों में ऐसे समझो, वी कैन सी दैट, हम कुछ इस तरीके से कह सकते हैं, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस है किसके बीच में, मेजर्ड वैल्यू के बीच में और ट्रू वैल्यू के बीच में। यानी कि एक तो ट्रू वैल्यू है जो कि आपकी बुक में प्रैक्टिकल फाइल में लिखी हुई है, लेकिन हमने जो मेजर्ड करी वैल्यू वो अलग आ रही है, ठीक है, बुक से मैच नहीं कर रही, आपकी प्रैक्टिकल फाइल से मैच नहीं कर रही, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि भाई एरर आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है हमारे प्रैक्टिकल में, एरर, ठीक है। सो दैट इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम्प्लीटली, अब ये भी देखो एक चीज़ है, बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल टू कम्प्लीटली एलिमिनेट और रिमूव एरर्स, ठीक है, वाइल मेकिंग द मेजरमेंट्स डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। यानी कि जब आप लैब में एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हो तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप कम्प्लीटली रिमूव कर दो एरर को, ठीक है, या कम्प्लीटली एरर हटा दो। कितना ही आप वहाँ पर, कितने ही आप सावधानी से आप काम करो, कितने ही आप मतलब उससे कुछ भी मतलब बहुत ज़्यादा आप एक्यूरेट अगर वर्क करोगे, तब भी थोड़ा बहुत उसके अंदर एरर आएगा ही, ठीक है, क्योंकि इम्पॉसिबल है ये एलिमिनेट करना या कम्प्लीटली रिमूव करना, किसको, एरर को, जब हम मेज़रमेंट कर रहे हों या एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हों, ठीक है, उस दौरान। इन ऑर्डर टू गेट द नियरेस्ट रिजल्ट टू द ट्रू वैल्यू वी ऑब्टेन द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, ठीक है, नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है, इन ऑर्डर टू गेट नियरेस्ट वैल्यू या नियरेस्ट रिजल्ट या ट्रू वैल्यू से नियरेस्ट रिजल्ट हमें पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, ऑब्टेन करने मीन वैल्यू या जो एवरेज वैल्यू है कम से कम, ठीक है, उसको हमें ऑब्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट ये क्या था, एरर आपकी समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब हम बात करेंगे सोर्स ऑफ एरर। देखो कब कब एरर आ जाता है, ठीक है, कब कब एरर आ जा सकता है, ठीक है, किन किन चीज़ों से एरर आ सकता है आपकी किस में, एक्सपेरिमेंट में या जो भी आप प्रैक्टिकल कर रहे हो अपनी लैब में, ठीक है। सोर्सेस ऑफ एरर्स, उसको हम बोलते हैं सोर्सेस ऑफ एरर्स, यानी कि किन किन चीज़ों के ज़रिए से आ सकता है। डिले इन द कैलिब्रेशन और रॉन्ग इन कैलिब्रेशन ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सर्किट एक्यूरेसी और टेम्परेचर, ठीक है, यानी कि हमारा जो कैलिब्रेशन है वो गलत हो गया, किसकी वजह से, सर्किट एक्यूरेसी की वजह से या टेम्परेचर की वजह से। सर्किट एक्यूरेसी या टेम्परेचर की वजह से। डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है, डस्ट पार्टिकल भी इसके अंदर आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन एयर में स्टिक टू द वेइंग बैलेंस कॉजेज एरर्स, ठीक है, जो हमारा वेइंग बैलेंस है, जो भी जिस चीज़ को भी हम बेसिकली मेज़र कर रहे हैं, देखो ऐसा तो होता नहीं भाई, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की लैब में अगर आप जाओगे तो ऐसा तो है नहीं कि आपको वहाँ पर 100 ग्राम कोई चीज़ मतलब नापनी है, ठीक है, या आपको वहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको वहाँ पर 500 ग्राम या आधा किलो 1 किलो आपको कोई चीज़ नापनी है, ऐसा तो नहीं। mg में भी आपको नापना पड़ सकता है, ठीक है, 50 mg में भी आपको नापना पड़ सकता है, ठीक है, 1 mg में भी आपको नापना पड़ सकता है और 1 ग्राम में भी आपको नापना पड़ सकता है, ठीक है। सो दैट बहुत ज़्यादा इसमें मतलब एक टाइप से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सावधानी के साथ में काम किया जा सकता है। बट उसके बाद में भी देखो जो सोर्स है वो क्या है, डस्ट पार्टिकल जो एयर में है, हवा में डस्ट पार्टिकल्स हैं, वो भी वेइंग बैलेंस से चिपक सकते हैं, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सारा वज़न बढ़ सकता है और हमारी जो फॉर्मुलेशन, जो हमारे एक्सपेरिमेंट है, जो प्रैक्टिकल है, ठीक है, उसमें क्या आ सकता है, एरर आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है भाई, एरर आ सकता है, ठीक है। एयर और बैलेंस मटेरियल कोरोजन कुड रिएक्ट विद द सब्सटेंस, ठीक है। अब एयर है, फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपाउंड निकाला और आपने वेइंग बैलेंस पर उसको रखा, जैसे ही वो हवा के कांटेक्ट में आया, उसने रिएक्ट करना स्टार्ट कर दिया एयर के साथ में। एयर में बहुत सारी गैसेस होती हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आकर ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है, सो दैट मतलब, ठीक है, या बैलेंसिंग मटेरियल पे कोरोजन है, ठीक है, ये सारी चीज़ें, ये भी माइनर चीज़ें हैं जो कि सोर्स हैं एरर्स के, इनसे एरर्स आ सकते हैं। गिलास वेयर जो आप यूज़ कर रहे हो, आप बेकर यूज़ कर रहे हो, आप टेस्ट ट्यूब यूज़ कर रहे हो, ये सारी चीज़ें जो कि यूज़ होती हैं एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, ये भी कंटेन्स करती हैं इम्प्योरिटी,
केमिकल्स की, इम्प्योरिटी केमिकल्स की। फॉर एग्जांपल आपने टेस्ट ट्यूब ली, अब उसके अंदर कोई और पहले एक्सपेरिमेंट किया गया था, कोई और कंपाउंड उसके अंदर बनाया गया था, अब आपने किसी दूसरा केमिकल उसके अंदर डाला, ठीक है, हालांकि वो एकदम धुली हुई रखी है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उसमें आ सकता है इम्प्योरिटी केमिकल्स की। ग्लास वेयर जो है वही टेस्ट ट्यूब वगैरह, बेकस, ये सारी चीज़ें, ठीक है, में ये रिएक्ट कर सकती हैं केमिकल के साथ में और कॉज कर सकती हैं एरर्स को, ठीक है। जो मॉइस्चर है, जो नमी है फ्रॉम वेट आइटम से वो एवेपरेट हो सकती है, एवेपरेट होती है वाइल वेइंग के दौरान, ठीक है। तो ये सोर्सेस हैं एरर्स के जो कि बेसिकली आ सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर। अब देखो भाई, एरर जो होती हैं वो कितने टाइप के होती हैं, कितने टाइप के एरर्स होते हैं, ठीक है। एरर्स आर ऑफ टू टाइप्स। कितने टाइप के होते हैं एरर्स? दो टाइप के होते हैं, ठीक है, दो टाइप के एरर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होती हैं? डिटर्मिनेट एरर्स और इनडिटर्मिनेट एरर्स, ठीक है, डिटर्मिनेट एरर्स और इनडिटर्मिनेट एरर्स। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें डिटर्मिनेट एरर्स के बारे में। दीज आर द सिस्टमिक एरर। ये जो डिटर्मिनेट एरर्स होती हैं, कैसे एरर्स होती हैं? सिस्टमिक एरर होती हैं, विच कैन बी प्रिवेंटेड और मिनिमाइज बाय आइडेंटिफाइंग द एरर, जो कि जिनसे बचा जा सकता है या उनको कम किया जा सकता है एरर को जानकर, ठीक है, बाय आइडेंटिफाइंग द एरर, एरर को जानकर हम उस एरर से या तो बच सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं, ठीक है। अब जो सिस्टमिक एरर्स हैं उसका सोर्स क्या है? जैसे कि इनकरेक्ट फार्मूला कैन बी यूज फॉर कैलकुलेशन, कि आपने इनकरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया कैलकुलेशन के लिए, तो भाई इनकरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लिया तो क्या कर सकते हैं हम? करेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं, सावधानी बरत सकते हैं थोड़ी सी, ठीक है। डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स आर यूज फॉर द सैम्पल, ठीक है, जो डिफरेंट एनालिटिकल मेथड्स हैं वो यूज़ होते हैं सैम्पल के लिए। फॉर एग्जांपल किसी एनालिटिकल मेथड से क्या आ रहा है? एरर आ रहा है, किसी से नहीं आ रहा, तो जिससे नहीं आ रहा उससे हम कर लेंगे, ठीक है। इनकरेक्ट कंसनट्रेशन ऑफ टाइट्रेंट, और हमने क्या कर लिया भाई? इनकरेक्ट कंसनट्रेशन ले ली टाइट्रेंट की, ठीक है, टाइट्रेंट की क्या हमने ले ली? इनकरेक्ट कंसनट्रेशन ले ली, ठीक है, यानी कि जितने अमाउंट में लेना चाहिए था उतना नहीं लिया। सो दैट इसको हम थोड़ा सा सावधानी पूर्वक कर सकते हैं कि भाई वही हम कर लें। सो दैट उससे क्या कर सकते हैं हम? या तो प्रिवेंट कर सकते हैं, बच सकते हैं एरर से, या फिर हम उसको कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं एरर को जानकर, ठीक है। तो इस टाइप के एरर को हम बोलते हैं क्या? इस टाइप के एरर को बोलते हैं हम डिटर्मिनेट एरर्स, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इनडिटर्मिनेट्स एरर, ठीक है, इनडिटर्मिनेट्स एरर, ठीक है। दिस एन इनडिटर्मिनेट्स एरर, ये हम कह सकते हैं रैंडम एरर्स। दिस इज़ एन अनप्रिडिक्टेबल एंड डिफ़िकल्ट टू फाइंड और आइडेंटिफाई, ठीक है। ये क्या है भाई? अनप्रिडिक्टेबल एरर्स होते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है इन्हें जानना, इनको आइडेंटिफाई करना, ठीक है, किस टाइप के ये एरर्स आ रहे हैं, ठीक है, यानी कि इनको मतलब बिल्कुल कम्प्लीटली ख़त्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सोर्सेस ऑफ एरर्स, यानी कि इसके क्या क्या सोर्स हैं। अब एक बात मैं और आपको यहाँ पर बता देता हूँ बीच में वीडियो की, ठीक है, कि जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले हैं, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं कि यार ये तो सारा का सारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हम किस तरीके से करेंगे, तो भाई आप एक बात मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ कि आप अगर इंग्लिश में ही अगर आप प्रिपरेशन करोगे, फॉर एग्जांपल आपने 11 12 सब आपने अभी तक हिंदी से पढ़ा है, ठीक है, हिंदी मीडियम में आप पढ़े हो, ठीक है, अब आपने डी फार्मा कोर्स में एडमिशन लिया, सो दैट वहाँ पर सब इंग्लिश है, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में प्रिपरेशन करोगे, तैयारी करोगे, तो आपको इससे ज़्यादा परेशानी पड़ेगी आपके एग्ज़िट एग्ज़ाम में, क्योंकि जब आपका एग्ज़िट एग्ज़ाम होगा तो टोटली एग्ज़िट एग्ज़ाम आपका इंग्लिश में होगा, ठीक है, हिंदी में नहीं होने का, किसी और लैंग्वेज में नहीं होने का, टोटल इंग्लिश में होगा, ठीक है, सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी हुई होंगी, क्वेश्चंस इंग्लिश में आएंगे और वहाँ पर तो एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे, तो बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। सो दैट आप अभी से आदत डालो, ठीक है, इंग्लिश में सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की, मैनेज करने की और पढ़ने की, ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है, इतना ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जो नोट्स हैं, जिन नोट्स के ज़रिए से मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, ये नोट्स आपको हमारी एप्लीकेशन एमडीएस फार्मेसी की हमारी एप्लीकेशन है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो और डाउनलोड करने के बाद में वहाँ पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के भी, ठीक है, सोशल फार्मेसी के भी, ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी के, फार्मास्यूटिक्स के और फार्माकोग्नोसी के, ठीक है। सो दैट वहाँ पर अभी हमारे तीन सब्जेक्ट्स के हैंड रिटेन नोट्स हैं, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये जो तीन सब्जेक्ट्स हैं इनके हैंड रिटेन नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत मतलब सुपर लेवल के नोट्स हैं, ठीक है। उनका हमने न्यू सीरीज़ और न्यू लेक्चर्स भी स्टार्ट कर दिए हैं अपने दूसरे वाले चैनल पर, उम्मत एकेडमी एमडीएस फार्मेसी पर, उसको भी जाकर अच्छे से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और वीडियो को लाइक वगैरह ज़रूर किया करो, ठीक है। सो दैट अगर आप इन नोट्स को परचेज़ करना चाहते हो
ठीक है, जो कि जिनकी प्राइस बहुत ज़्यादा कम है, मिनिमम प्राइस है, ठीक है, सो दैट हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ एरर्स की, किस में, इनडिटर्मिनेट एरर जो हैं भाई उसके सोर्सेज क्या क्या हैं, इनडिटर्मिनेट एरर्स के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो इनडिटर्मिनेट एरर्स के सोर्सेज हैं, सैम्पल्स आर हैंडल इम्प्रॉपरली, यानी कि जो सैम्पल्स हैं वो हमने क्या करें, हैंडल करें इम्प्रॉपरली, ठीक है, यानी कि प्रॉपर हमने सैम्पल को हैंडल ही नहीं किया, ठीक है। इन एफिशिएंट और इन अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स आर यूज, ठीक है, जो इक्विपमेंट हमें यूज़ करने चाहिए थे वो हमने नहीं किए, या कुछ इक्विपमेंट हमारे पास है नहीं, ठीक है, सो दैट वो सारी चीज़ें मतलब सोर्सेज हैं जो इनएफिशिएंट या इनअप्रोप्रिएट इक्विपमेंट्स हैं या बेकार टाइप के इक्विपमेंट्स हैं वो हमने यूज़ करें अपने फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। या प्रेजेंस ऑफ एयर बबल्स इन द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर टाइट्रेशन, जब हम टाइट्रेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एयर बबल आ जाना, ठीक है। इम्प्रॉपर रिंसिंग होना ग्लास वेयर्स की, फ्लक्चुएशन होना एनवायरमेंटल कंडीशंस में, ठीक है। तो ये क्या है, सोर्सेज हैं किसके, इनडिटर्मिनेट एरर्स की, ठीक है। अब हम समझेंगे भाई एक्यूरेसी क्या होता है और प्रिसीजन क्या होता है। देखो बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, बिल्कुल आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एकदम, ठीक है। बस ये थोड़ा सारा आपका और रह गया, उसके बाद में फिर आपका नेक्स्ट इम्प्योरिटीज़ वगैरह, ठीक है, ये सब फिर बचेगा, जो कि यस इम्प्योरिटीज़ वगैरह आज पढ़ लेंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट सेकंड लेक्चर होगा उसमें हम पढ़ लेंगे आपका लिमिट टेस्ट वगैरह के बारे में, ठीक है, यस। तो यस एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन देखो क्या है। एक्यूरेसी यानी कि किसी चीज़ का एक्यूरेट होना, किसी चीज़ का क्या होना, एक्यूरेट होना। एक्यूरेसी वर्ड से ही पता चल रहा है, वर्ड से ही पता चल रहा है एक्यूरेसी, किसी चीज़ का एक्यूरेट होना। इट इज़ द रिज़ल्ट, ये क्या है, रिज़ल्ट है, परिणाम है, किस चीज़ का, प्रॉक्सिमिटी मेज़रमेंट का, जो कि रिलेटेड है उसकी ट्रू वैल्यू से, जो कि क्या है, रिलेटेड है उसकी ट्रू वैल्यू से, यानी कि जो हमारे पास ट्रू वैल्यू थी उससे जो हमारा रिज़ल्ट आया प्रॉक्सिमिटी मेज़रमेंट का, ठीक है। एक्यूरेसी इज़ द एग्रीमेंट ऑफ अ पार्टिकुलर वैल्यू टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द रिज़ल्ट, ठीक है। एक्यूरेसी क्या है कि भाई एग्रीमेंट है किसी पार्टिकुलर वैल्यू का, ठीक है, किस से, ट्रू वैल्यू से रिजल्ट की, ठीक है, ट्रू वैल्यू से किसी पार्टिकुलर वैल्यू का जो एग्रीमेंट है उसको हमने क्या बोला है, एक्यूरेसी। इन अदर वर्ड, अगर आसान भाषा में आसान शब्दों में हम समझें तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू मेज़र द एक्यूरेट वैल्यू इज़ नोन एज एक्यूरेसी, ठीक है। कि भाई क्या है, एबिलिटी किसी इंस्ट्रूमेंट की, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो एबिलिटी है मेज़र करने की एक्यूरेट वैल्यू को, उसको हम बोलते हैं एक्यूरेसी। फॉर एग्जांपल वेइंग बैलेंस है, अब उसमें आप फॉर एग्जांपल 5 mg या 10 mg 10 मिलीग्राम या फॉर एग्जांपल 1 ग्राम आप कोई कंपाउंड, कोई भी केमिकल आप उसमें मेज़र कर रहे हो, नाप रहे हो, ठीक है। सो दैट उसकी जो उस इंस्ट्रूमेंट की जो एबिलिटी है मेज़र करने की एक्यूरेट वैल्यू को, उसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी, ठीक है। अब देखो सुनो, प्रिसीजन क्या है भाई, प्रिसीजन क्या है, इट रेफर्स टू रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी ऑफ अ मेजर्ड सिस्टम, यानी कि इसको हम रेफर कर सकते हैं कि भाई ये रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी है किसी मेजर्ड सिस्टम की। फॉर एग्जांपल जैसे कि प्रिसीजन इज़ द रिजल्ट ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन रिजल्ट है, परिणाम है, किसके बीच का, यानी कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है, मेजर वैल्यू है, उसके बीच का, ठीक है। रिजल्ट है प्रॉक्सिमिटी टू रिप्रोड्यूसिबिलिटी और रिपीटेबिलिटी मेजरमेंट की। इसको हम रेफर भी कर सकते हैं क्लोजनेस टू वेरियस मेजरमेंट्स ऑफ फॉर द सेम क्वांटिटी, यानी कि सेम क्वांटिटी में, यानी कि कितना ज़्यादा मिलता जुलता है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। इसको हम कुछ इस टाइप से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वेरिएशन है, चेंज है, ठीक है, कुछ वेरिएशन है, कुछ चेंज है, किसके बीच का, ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का वेरिएशन है, ठीक है। प्रिसीजन क्या है भाई, रिजल्ट है प्रॉक्सिमिटी का, ठीक है, रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी के मेजरमेंट की, रिपीटेबिलिटी का या रिप्रोड्यूसिबिलिटी का, ठीक है। और इसी तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं कि भाई वेरिएशन यानी कि कुछ चेंज किसके बीच में, ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू के बीच में। अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल्स के बारे में कि इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे। इफ़ अ ट्रू वैल्यू, देखो फर्स्ट वाले, देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला, ठीक है। इफ़ अ ट्रू वैल्यू फॉर अ रिजल्ट इज़ 2 ग्राम, ठीक है। अगर ट्रू वैल्यू जो है, ट्रू वैल्यू रिजल्ट के लिए क्या है, 2 ग्राम है, कितना, 2 ग्राम, और एक स्टूडेंट है ए, ठीक है, टेक्स 2 मेजरमेंट
एंड रिपोर्ट द रिजल्ट एज 1.95 ग्राम एंड 1.93 ग्राम। ठीक है, एक स्टूडेंट है ए, ये आपका नाम जो भी हो सकता है। ठीक है, आपका नाम फॉर एग्जांपल कैसे ऐसे मैं मतलब वो करूँ, कोई भी आपका नाम है। ठीक है, आप स्टूडेंट हो, आपने मेज़र किया, आपने दो मेज़रमेंट की, एक में तो आपका रिज़ल्ट आया 1.95 ग्राम और दूसरे में आपका रिज़ल्ट आया 1.93 ग्राम। ठीक है, दीज वैल्यूज़, ये जो वैल्यूज़ हैं, आर प्रिसाइज एज दे आर क्लोज टू ईच अदर बट नॉट आर नॉट एक्यूरेट। ठीक है, लेकिन ये जो मतलब ये जो वैल्यू आई, अब देखो 2 ग्राम हमारा होना चाहिए था, लेकिन एक बार के मेज़रमेंट में आया हमारा 1.95 और दूसरे बार के मेज़रमेंट में हमारा आया 1.93 मेज़रमेंट। ठीक है, मेज़रमेंट जो हमारा रिज़ल्ट जो आया है मेज़रमेंट करने के बाद, एक बार में आया 1.95 ग्राम और दूसरी बार में 1.93। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ आई हैं ये प्रिसाइज़ हैं। ठीक है, प्रिसाइज़ हैं क्योंकि क्लोज हैं दूसरे से, देखो थोड़े सारे से क्लोज है, 2 ग्राम से थोड़ा क्लोज है, लेकिन ये बिल्कुल भी एक्यूरेट नहीं है। बट नॉट एक्यूरेट, क्या नहीं है भाई, एक्यूरेट नहीं है। अब देखो सुनो, एक अनदर स्टूडेंट है बी। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है कोई भी, वो रिपीट कर रहा है सेम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और ऑब्टेन करा 1.94 ग्राम और 2.05 ग्राम। ठीक है, यानी कि 2 ग्राम से थोड़ा कम, ये 1.94 ग्राम, और दूसरे रिज़ल्ट उसका क्या आया, 2.05 ग्राम, यानी कि 2 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा आया। ठीक है, एज अ रिजल्ट फॉर 2 मेजरमेंट्स। ठीक है, अब देखो सुनो, दीज ऑब्जर्वेशंस आर नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं ये ना तो ही प्रिसाइज हैं और ना ही एक्यूरेट हैं। ठीक है, व्हेन द स्टूडेंट सी, जब कोई दूसरा स्टूडेंट होता है, फॉर एग्जांपल आपका दोस्त और आपका एक दूसरा दोस्त। ठीक है, 2 दोस्त हैं, फॉर एग्जांपल आपका नाम है ए, आपके दोस्त का नाम है बी, आपके दूसरे वाले दोस्त का नाम है सी। ठीक है, जब स्टूडेंट सी रिपीट करता है इन मेजरमेंट्स को, तो वो रिपोर्ट करता है कि भाई 2.01 ग्राम उसका आया। ठीक है, और दूसरे बार में आया 1.99 ग्राम एज अ रिज़ल्ट। ठीक है, तो ये जो दोनों वैल्यू हैं, क्योंकि बिल्कुल मतलब एकदम मिलती जुलती सी थोड़ी थोड़ी लग रही हैं, एक ही ग्राम का, यानी कि एक मतलब बहुत थोड़ा फ़र्क है। ठीक है, 0.1 का फ़र्क है। ठीक है, 0.1 का फ़र्क है, 0.1 कम है या 0.1 ज़्यादा है। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं बहुत प्रिसाइज भी हैं ये और एक्यूरेट भी हैं। ठीक है, हम इनको एक्यूरेट भी मानेंगे और प्रिसाइज भी मानेंगे। टेबल टू अंडरस्टैंड द एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। अब देखो यहाँ पर ये बनी हुई है टेबल समझने के लिए, किसको, एक्यूरेसी को और किसको, प्रिसीजन को। ठीक है, स्टूडेंट है ए। ठीक है, ए स्टूडेंट की जो फर्स्ट वाला जो उसका मेज़रमेंट आया कितना, 1.95, दूसरे में आया 1.93। ठीक है, तो भाई ये मतलब एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, एवरेज इसका आया 1.940 इसका एवरेज आया, तो मतलब इसको हम एक्यूरेट नहीं मानेंगे। स्टूडेंट बी है। ठीक है, उसका एक बार में आया 1.94 और दूसरी बार में आया 2.05, तो ये भी एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, 1.95। ठीक है, सो दैट थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन बिल्कुल हम इसको एक्यूरेसी नहीं मानेंगे। स्टूडेंट सी है, उसका एक बार में आया 2.01 और दूसरी बार में आया 1.99। ठीक है, तो उसका जो एवरेज आया वो पूरा कितना आया, 2 ग्राम आ गया। ठीक है, पूरा कितना आ गया भाई, 2 ग्राम आ गया। अब देखो सुनो, अच्छे से समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं? द सिग्निफिकेंट फिगर्स ऑफ एनी नंबर आर द डिजिट्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं किसी भी नंबर के, वो क्या है, वो डिजिट्स हैं। क्या है, डिजिट्स हैं। दैट ऐड अप टू द प्रिसीजन ऑफ अ नंबर, जो कि क्या करते हैं भाई, ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ऐड हो जाती है प्रिसीजन के साथ में किसी नंबर के। ठीक है, जैसे कि 0 बिफोर और नॉन ज़ीरो डिजिट। ठीक है, यानी कि कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे पहले 0। ठीक है, और आफ्टर है डेसिमल, और डेसिमल के बाद में इज़ नॉट कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट फिगर। डेसिमल के बाद में यानी कि दशमलव जो पॉइंट होता है ना, उसके बाद में सिग्निफिकेंट फिगर को हम कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो सुनो, रूल्स जो है डिटरमाइन करने के सिग्निफिकेंट फिगर्स को, वो क्या क्या हैं, कौन कौन से रूल्स हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, समझो। रूल फर्स्ट देखो, रूल फर्स्ट सोच रहे होगे यार बहुत ज़्यादा हार्ड है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, तो भाई करना तो पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा है, ये पहली बार में थोड़ा सारा आपको लग रहा होगा, बट कोई नहीं, अच्छे से अभी भी समझ में आ रहा होगा आपकी सारी चीज़ें। ठीक है, एक आध बार इन नोट्स को आप और अच्छे से पढ़ना। ठीक है, काफ़ी अच्छे से पढ़ना, उसके बाद में फिर आपको थोड़ा थोड़ा मतलब आने लगेगा। ठीक है,
ऑल रूल वन, देखो रूल वन क्या है, रूल वन है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं वो क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, यानी कि ऐसी कोई भी डिजिट जिसका अंदर ज़ीरो ही नहीं है, क्या है, ज़ीरो नहीं है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3,12,000, फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा मान लो 312, 32, ठीक है। सो दैट ये क्या है, देयर आर ये 3 एंड 2 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब देखो रूल टू क्या है भाई, रूल टू में क्या होता है कि जितने भी ज़ीरो हैं बिटवीन द टू नॉन ज़ीरो डिजिट्स, दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के बीच में, वो क्या है, वो सिग्निफिकेंट हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4.03, ठीक है। तो 4 और 3 के बीच में क्या आ गया, ज़ीरो आ गया, ठीक है। 4 और 3 के बीच में क्या आ गया, ज़ीरो आ गया। इन दिस देयर आर, इसमें क्या है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट हैं। अब देखो रूल थ्री में हम क्या है भाई, क्या पढ़ेंगे, जस्ट वेट भाई आजा, यस। रूल थ्री क्या है भाई, ज़ीरो प्रोसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ठीक है, आर नॉट सिग्निफिकेंट। ज़ीरो प्रीसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, यानी कि पहला जो नॉन ज़ीरो डिजिट है उससे पहले क्या है, ज़ीरो, ठीक है। ज़ीरो प्रीसीडिंग टू फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट, ये क्या है, सिग्निफिकेंट नहीं है। सच ज़ीरो इंडिकेट्स द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट, ये जो मतलब क्या है, ये जो ज़ीरो है ये इंडिकेट करता है पोजीशन को डेसिमल पॉइंट की। डेसिमल पॉइंट आपको दिख रहा है, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये कि बिंदु, ठीक है, दशमलव इसको बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये क्या है, ये डेसिमल पॉइंट है, ठीक है। ये जो ज़ीरो है ये इंडिकेट कर रहा है पोजीशन किसकी, डेसिमल पॉइंट की, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस वाले ज़ीरो को हटा दूँ, आप ऐसा मानो ये वाला जो ज़ीरो है ये ज़ीरो हटा दूँ और पॉइंट रहने दूँ, कोई फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये पोजीशन को क्या कर रहा है भाई, पोजीशन को क्या कर रहा है, इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल 0.03 हैज़ ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर, 0.03 में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है। अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो सुनो, रूल फोर क्या है, यह है रूल 4, ठीक है। द ट्रेलिंग ज़ीरोज़, जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं इन अ नंबर, किसी नंबर में, विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, किसी डेसिमल पॉइंट के, यानी कि उसमें कोई डेसिमल पॉइंट ही नहीं है, तो वो सिग्निफिकेंट नहीं है। जैसे कि 1 2 3 123 है, ठीक है, 1 2 3 00 है, इसमें हैज़ 3 एंड 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। कितने, 3 और 3 क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। 1 2 3 इसमें भी है, ठीक है। 3 क्या है और 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। अब देखो रूल 5 क्या है भाई, द ट्रेलिंग ज़ीरोज़, जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं इन अ नंबर, किसी नंबर में, विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, किसी डेसिमल पॉइंट के साथ में क्या है, वो सिग्निफिकेंट है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल 3.400, इसमें क्या है भाई, 4 सिग्निफिकेंट हैं। कितने हैं, 4 सिग्निफिकेंट हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ के बारे में, किसके बारे में, इम्प्योरिटीज़ के बारे में, ठीक है। मिलावट इम्प्योरिटीज़, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे। फिर बस खाली आपका बचेगा लिमिट टेस्ट और उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह बचेगी, उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। या मैं सोच रहा हूँ कि इम्प्योरिटीज़ को भी नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करें, ठीक है। सो दैट चलो सेकंड लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है, किसको, इम्प्योरिटीज़ को, ठीक है। तो जिससे क्योंकि हमारा ये भी लिमिट टेस्ट भी, इसमें भी टॉपिक्स वगैरह आएंगे वो भी काफ़ी अच्छे से कवर अप हो जाएंगे, ठीक है, काफ़ी अच्छे से कवर अप हो जाएंगे। तो इम्प्योरिटीज़ को क्या करेंगे हम भाई, हम सेकंड लेक्चर में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो सिलेबस देख लेते हैं एक बार सिलेबस देख लेते हैं आपका, यस सिलेबस, ये सिलेबस भी आपको हमारी जो एप्लीकेशन है एमडीएस फार्मेसी की, उसमें जो फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, भाई, इंट्रोडक्शन हमने करा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का, स्कोप हमने पढ़ा इसका हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, इसके यूजेस, इसके एम वगैरह हमने पढ़े, ठीक है। और क्या हमने पढ़ा, एरर को हमने जाना, एरर क्या होता है, एरर के सोर्सेज क्या हैं, कितने टाइप के एरर होते हैं, डिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट एरर्स, ये सब हमने जाना, ठीक है। एक्यूरेसी हमने पढ़ी, प्रीसीजन हमने पढ़ा, और हमने क्या पढ़ा, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हमने पढ़ा आज के इस लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा लेक्चर सेकंड, ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल्स, ठीक है। इम्प्योरिटीज़ सोर्स हम पढ़ेंगे, इम्प्योरिटीज़ का सोर्स क्या है, इफ़ेक्ट क्या है इम्प्योरिटीज़ का,
क्या इफेक्ट पड़ता है फार्माकोपियल सब्सटेंस पर, इम्प्योरिटीज़ का, ठीक है। इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे हम, लिमिट टेस्ट पढ़ेंगे क्या होती हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रिंसिपल और प्रोसीजर हम जानेंगे लिमिट टेस्ट का, किसके लिए, क्लोराइड्स के लिए, सल्फेट्स के लिए, आयरन के लिए, हैवी मेटल के लिए और आर्सेनिक के लिए, 5 हैं इसमें, ठीक है। सो दैट लेक्चर को करनी है पर हम एंड, ठीक है। और ये आपको एक रिकमेंडेशन है मेरा कि देखो सुनो, आपको मैं दिखाता हूँ एप्लीकेशन, ये हमारी है एमटीएस फार्मेसी की ऑफिशियल एप्लीकेशन, ठीक है। ऑफिशियल यस, जस्ट वेट, अभी मैं हॉटस्पॉट ऑन करके इसको कनेक्ट करता हूँ वाईफाई से, बिकॉज ये कनेक्ट नहीं है ना। यस, हो जा भाई, हो गई, ठीक है। ट्राई अगेन, नेट ऑन कर लिया मैंने, इसको कनेक्ट कर लिया। अब देखो ये हमारी एप्लीकेशन है, एमटीएस फार्मेसी की ऑफिशियल एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ठीक है। इसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे नोट्स वगैरह देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, जस्ट वेट बैनर्स वगैरह भी आपको दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पर है ये देखो, ये कॉम्बो पैक है 3 सब्जेक्ट्स के हैंड रिटन नोट्स का। हमारे जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो सुपर लेवल के हैं, ठीक है। क्योंकि देखो क्या होता है कि बहुत ज़्यादा सिलेबस है यार, फार्माकोग्नोसी का भी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का भी, फार्मास्यूटिक्स का भी, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो इतना मतलब आपके पास इतना टाइम है नहीं, क्योंकि आपको प्रैक्टिकल्स वगैरह भी करने रहती हैं, फाइल्स वगैरह भी बनानी रहती हैं, असाइनमेंट्स वगैरह भी आपको बनाने रहते हैं, ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लेक्चर्स वगैरह भी अटेंड करने रहते हैं, बहुत सारे आपके साथ में क्या है, झंझट हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप प्रॉपरली बहुत सारी बुक्स को पढ़ो, फिर उसमें से आप नोट्स बनाओ, ठीक है। सो दैट इसलिए हमने एमडीएस फार्मेसी ने आपके लिए बनाए हैं हैंड रिटन नोट्स, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिनके प्राइस ओनली एंड ओनली 120 रुपीज़ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर ये कॉम्बो है 3 सब्जेक्ट्स का, जिसमें आपको मिलेगा फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी और ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के कंप्लीट नोट्स 349 रुपीज़ में, ठीक है। फार्माकोग्नोसी का 120 रुपीज़ के कंप्लीट नोट्स हैं। इन नोट्स को परचेज़ करने के बाद में एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, ठीक है। इन नोट्स को परचेज़ करने के बाद में आपको किसी भी टाइप का स्टडी मटेरियल, किसी भी टाइप की बुक, किसी भी टाइप का मॉडल पेपर, कुछ भी पढ़ने की और ख़रीदने की, परचेज़ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ़ और सिर्फ आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ो और अपना बेस्ट दो अपने एग्ज़ाम्स में, ठीक है। और टॉप करो आप अपने एग्ज़ाम्स में, ठीक है, जिससे आप अपना बेस्ट दे पाओ, ठीक है। क्योंकि बने बनाए आपको नोट्स मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। यानी कि इन नोट्स के अलावा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है। इवन दैट अगर आप कॉलेज नहीं जा पाते ना, तो आपको कॉलेज के नोट्स बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अगर आप इन नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे तो अपना बेस्ट दे सकते हो आप अपने एग्ज़ाम्स में, ठीक है। ये इस तरीके से आप देख सकते हो, एचएपी के 120 रुपीज़ के कंप्लीट नोट्स हैं, फार्मास्यूटिक्स के भी 120 रुपीज़ के कंप्लीट नोट्स हैं। और ये हमने एक लेक्चर डाला था 9 आवर्स 14 मिनट्स का, 9 घंटे अप्रॉक्स ये लेक्चर है, ठीक है। 9 घंटे का फार्मास्यूटिक्स का, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसमें पूरी फार्मास्यूटिक्स को एक ही वीडियो में बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश की गई है, ठीक है। मेगा मैराथन है ये, ठीक, महा मैराथन, ठीक है। सो दैट यू कैन सी दैट ये फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के नोट्स हैं, जो कि क्योंकि ये नोट्स अभी हैंड रिटन नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इनकी प्राइस कितनी है, 49 रुपीज़ इनकी प्राइस है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत कम प्राइस है आपके लिए, ठीक है। 49 रुपीज़, 49 रुपये बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसी तरीके से सोशल फार्मेसी के भी हमारे मतलब लॉन्च नहीं हुए हैं नोट्स, हमने अभी प्रिपेयर नहीं करे हैं, तो इसलिए उसके भी कितने के हैं, ओनली एंड ओनली 49 रुपीज़ की, ठीक है। सो दैट इसको आप डाउनलोड करो। इसी तरीके से आपको यहाँ पर और भी बहुत कुछ मिल जाएगा। चैट्स वगैरह का ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है, हमसे चैट कर सकते हो, कोई भी बात हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। इसी तरीके से हमारे जो सोशल मीडिया का लिंक है वो भी आपको सब यहाँ पर मिल जाएगा। व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जिस पर भी आप क्लिक करोगे इन आइकन्स में से हमसे आप कनेक्ट हो जाओगे, ठीक है। 3 लाइन पर आप यहाँ पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो फ्री स्टडी मटेरियल का सेक्शन है। यहाँ पर आपको सिलेबस वगैरह, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह आपको मिल जाएंगे। यू कैन सी दैट डी फार्मा का सिलेबस यहाँ पर आपको मिल जाएगा, फर्स्ट ईयर का भी, सेकंड ईयर का भी, ठीक है। इसी तरीके से एप्लीकेशन में आपको फर्स्ट ईयर के, डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, फार्माकोग्नोसी के, फार्मास्यूटिक्स के, ठीक है, एचएपी के, सोशल फार्मेसी के, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, ये आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के ही ओपन करता हूँ, ठीक है, अब ये डाउनलोड हो रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यू कैन सी दैट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं, ठीक है। फार्मास्यूटिक्स के देखते हैं, देखो
ये फार्मास्यूटिक्स का आ गया 25 क्वेश्चन हैं जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये डिफार्मा फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिक्स के लिए। ठीक है, सो दैट हमारा देखो व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर भी यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, क्या है व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर 8218388837। ये नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है ये। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी बात हो, ठीक है, कोई भी आपकी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, कुछ क्वेरी है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। ठीक है, सिंपल। और एक रिकमेंडेशन और है आपके लिए कि भाई वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। ठीक है, और कमेंट ज़रूर क्या करो, बिना कमेंट करे मत जाया करो। ठीक है, एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर जाया करो, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए और अच्छे से अच्छे लेक्चर्स को और स्टडी मटेरियल आप तक पहुँचाने के लिए। ठीक है, सो दैट अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, बेसिकली जिसमें हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह हैं उसके बारे में। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय बाय। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर लिसनिंग केयरफुली, दैट्स ऑल।